नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल हुई याचिका। बुंदेलखंड के हमीरपुर में खुलेगा दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को मिला झटका। यूपी में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए लागू हुई मेरिट आधारित व्यवस्था। लखनऊ में भूमाफिया के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया में 2000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती। बैंकिंग की तैयारी करने वाली युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 से भी अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 3 अक्टूबर कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 750 रुपए देने होंगे। वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST के उम्मीदवारों को किसी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं देने होंगे। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाएंगे। वहीं वेतन 36,000 रुपए से लेकर 63,840 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल हुई याचिका। 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। अब इस दाखिल याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। बता दें कि सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब 5 वर्ष के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित हुई है, जिसमें से कई युवा अभ्यर्थी युवा सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। मुरादाबाद थाना क्षेत्र में घर के छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला आया सामने। अभी हाल में ही पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला मुरादाबाद थाना क्षेत्र के बुरहानपुर अलीगंज गांव के से सामने आया है। घर के छत पर जब एक पिता और पुत्र पाकिस्तानी झंडा फहरा रहे थे, तब पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और पिता पुत्र पर रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी मोहित चौधरी द्वारा बताया गया है कि फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। मामले का पता चलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1932 में भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और निर्माता निर्देशक महमूद का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1959 में भारत की आरती शाह तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। आज के ही दिन विश्व हृदय दिवस, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। भ्रमण पथ के जरिए सरयू स्नान के बाद सीधे राम मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ का निर्माण भव्य राम मंदिर तक पहुंचने के लिए करवाया गया था। अब इसी कड़ी में भ्रमण पथ को भी बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस भ्रमण पथ को काशी के तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जो राम मंदिर को सरयू नदी से जोड़ेगा। इस पथ के बन जाने के बाद सरयू स्नान के बाद राम भक्त सीधे राम मंदिर दर्शन के लिए आ सकेंगे। इस पथ के निर्माण में कुल 24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इन 24 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए शासन की तरफ से आवंटित किए जा चुके हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर में खुलेगा दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की तैयारी है। स्वीडन के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक और पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे द्वारा इसकी पहल की गई है। पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने भविष्य में जल की समस्या को देखते हुए इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग को भेज दिया है। वहीं 25 एकड़ जमीन प्रोफेसर रविकांत पाठक ने विश्वविद्यालय के लिए दान की है। इस विश्वविद्यालय में छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। यहाँ जल संरक्षण और जल संकट को कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। विश्व कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची इंडिया। 5 अक्टूबर को शुरू होने वाले वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है। बता दें कि बाबर आजम की अगुवाई में यह टीम दुबई से हैदराबाद पहुंची है। मालूम हो कि यात्रा करने से 48 घंटे पहले ही खिलाड़ियों को भारतीय वीजा मिला है। वहीं चोट के कारण बाबर 2016 में भारत में T20 मैच नहीं खेल पाए थे। हालांकि इस बार बाबर ने भारत में खेलने को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया है।
लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटन की कम हुई दरें। बीते वर्ष लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन पर दरें बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब इन बढ़ाई गई दरों को कम करने पर सहमति बन चुकी है। बता दें कि इस बात को लेकर विधायक रूमी सहनी द्वारा मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद टाइगर रिजर्व के निदेशक ललित वर्मा द्वारा पुष्टि की गई कि इस बार पर्यटन की दरें 30% तक कम करने की सहमति बन गई है। बीते वर्ष 3 गुना तक दुधवा प्रशासन द्वारा रेट बढ़ा दिया गया था। पहले प्रवेश शुल्क 300 रुपये लिए जा रहे थे, जिसे अब 200 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं सफारी में 600 की जगह 300, हाथी सफारी में 2000 रुपये की जगह 1200 रुपये और रजिस्टर्ड जिप्सी सफारी में 1850 की जगह 1200 रुपये कर दिए गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को मिला झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को झटका मिला है। चीफ जस्टिस के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़ी याचिकाएं स्थानांतरित करने के मामले में अंजुमने इंतजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक स्तर पर दिए गए आदेश मामले में सुनवाई दूसरी बेंच की स्थानांतरित करने का कारण स्पष्ट किया गया है। कमेटी की तरफ से सुनवाई स्थगित करने का प्रार्थना पत्र उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे निर्वाण स्तूप के बारे में। यह स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जिसे लोग निर्वाण चैत्य के नाम से भी जानते हैं। यह स्तूप कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर के पीछे स्थित है। इस स्तूप की खोज वर्ष 1876 में हुई थी, जिसकी ऊंचाई 2.74 मीटर है। यहाँ खुदाई के दौरान एक तांबे के नाव भी मिले थे। इस स्मारक को लोग गौतम बुद्ध का घर भी मानते हैं। इस स्तूप के खोज के बाद इसके विकास का कार्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। मध्य प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। अभी हाल में ही अपने चुनावी प्रचार के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे थे। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी 20% टिकट महिलाओं को देगी। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा का 33% वाला सपना पता नहीं कब पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, काम सिर्फ विज्ञापन में ही नजर आते हैं। यूपी में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए लागू हुई मेरिट आधारित व्यवस्था। मेरिट आधारित व्यवस्था को यूपी की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए लागू कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय सर्वेक्षण कोड को शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और उच्च शिक्षा पर अनिवार्य कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार पहले वाली व्यवस्था से नए आवेदकों को प्राथमिकता और वरीयता देने से उच्च मेधा वाले नए आवेदकों को लाभ नहीं मिल पाता था। अल्पसंख्यक छात्रों की उच्च मेधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरिट व्यवस्था लागू की गई है। इससे अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता आएगी। मिर्जापुर के विंध्य कॉरिडोर परिसर में पान गुटखा खाने पर लगेगा जुर्माना। मिर्जापुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर का परिसर बेहद ही खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा, लेकिन यहाँ कई जगहों पर गुटखा और पान की गंदगी देखने को मिले। इसे देखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा फैसला लिया गया है कि परिसर में गुटखा या पान खाकर आने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा चुका है। 6 अक्टूबर तक दाखिल होगी ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण की रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में अभी भी जारी है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि अदालत को 6 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है। वहीं अभी पक्षों और अधिकारियों को इस मामले में जिला जज की अदालत ने बयानबाजी या टिप्पणी करने से मना किया है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। ईद मिलादुन्नबी में मजहबी झंडे के साथ शान से तिरंगा फहराते नजर आए लोग। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शाहजहांपुर में दावत इस्लामी की तरफ से बड़े ही धूमधाम से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। लोग मजहबी झंडे के साथ ही बड़े शान से तिरंगा फहराते भी नजर आए। हजारों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा देख पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के नजरिए से तैनात रही। हालांकि भीड़ के कारण रूट डाइवर्जन से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और थोड़ी बहुत यातायात भी प्रभावित हुई।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला 3 लेटर का स्थायी पिन कोड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से चल रहा है। इस निर्माण कार्य के बीच इस एयरपोर्ट को 3 लेटर कोड भी दिया जा चुका है। मालूम हो कि इस तरह के कोड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी एयरपोर्ट को दिए जाते हैं और इसी कोड के जरिए एयरलाइन की बुकिंग होती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कोड मिला है वह कोड DXN है। अब यही कोड एयरपोर्ट का स्थायी पिन कोड रहेगा। उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन साल 2024 के दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा। फरार चल रहे अशरफ के साले सद्दाम की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली से STF ने माफिया अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी कर ली है। बता दें कि सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम ADG की तरफ से घोषित किया गया था। बरेली में सद्दाम के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। एक मुकदमा अशरफ से अवैध मुलाकात को लेकर है और वहीं दूसरा मुकदमा धोखाधड़ी से मकान लेने और वहां चोरी करने के आरोप में दर्ज किया गया था। दोनों ही मामले को लेकर सद्दाम फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे सुबोध भाटी के बारे में। ये एक भारतीय क्रिकेटर है जो दिल्ली और पौंडुचेरी के लिए खेलते हैं। इनका जन्म 29 सितंबर वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने साल 2015 में 16 रणजी ट्रॉफी में 30 अक्टूबर को प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 10 दिसंबर वर्ष 2015 को 2015-16 विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी लिस्ट की शुरुआत की। जुलाई 2021 में इन्होंने सिम्बा के खिलाफ एक क्लब T20 टूर्नामेंट में दोहरा शतक बनाया। साथ ही केवल 89 गेंदों में नाबाद 205 रन बनाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1298 पदों पर होगी बढ़ोतरी। वर्तमान सत्र 2023-24 में कुल 71 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 हाई स्कूल खोले गए हैं। इन विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के कुल 1298 पदों के सृजन का प्रस्ताव सामने आया है। शासन को शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस प्रस्ताव को भेजा जा चुका है। जब इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाएगी तब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा, जिससे शिक्षकों की नियुक्ति इन पदों पर नियमित रूप से की जा सके। ऐसे में प्रदेश में शिक्षकों के 1298 पदों पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल इस नए स्कूल में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को संबद्ध कर पढ़ाई करवाई जा रही है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि कैसे 6 या उससे अधिक परिवार के लोगों का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड। अभी हाल में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा QR कोड जारी किया गया है, जिसके जरिए आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यह आयुष्मान कार्ड अब आप परिवार में 6 या उससे अधिक लोगों के लिए भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास सफेद राशन कार्ड होना जरूरी है। इस QR कोड के जरिए आप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद आयुष्मान ऐप तक पहुंच जाएंगे या फिर beneficiary.nha.gov.in के जरिए भी इसके पोर्टल पर जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको बेनिफिशियरी के विकल्प को चुनना होगा। फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर देते ही वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास OTP आ जाएगा। इसे भरने के बाद आप खुद के परिवार का नाम यहाँ देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप सफेद राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम लिखें, फिर उसके आधार कार्ड का नंबर डालें। ऐसा करते ही राशन कार्ड में मौजूद सभी परिवार के सदस्यों का नाम आ जाएगा। यहाँ आप अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवा लें। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेन के भोजन सेवा में किया बदलाव। रेलवे बोर्ड की तरफ से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में खान पान सेवा में कई बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव यात्रियों द्वारा भोजन और नाश्ते की शिकायतों को लेकर किया गया है। इन शिकायतों में सबसे अधिक शिकायत के मामले मांसाहारी भोजन को लेकर थे। इसलिए रेलवे बोर्ड ने भोजन सेवा में बदलाव करते हुए वंदे भारत में करंट बुकिंग करने वाले यात्रियों को नॉनवेज भोजन की सुविधा नहीं देने का फैसला लिया है। इन यात्रियों को केवल शाकाहारी भोजन ही दिए जाएंगे। अब वाहन स्वामियों को निजी वाहनों के पंजीयन पत्रावली सुरक्षित रखने की मिलेगी जिम्मेदारी। अब वाहन स्वामियों को निजी वाहनों की पंजीयन पत्रावली सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाहन विक्रेता वाहन स्वामी से शपथ पत्र लेकर उनको पत्रावली सौंपेंगे। फिर जब ARTO कार्यालय द्वारा इसकी मांग की जाएगी तो उन्हें प्रस्तुत होना होगा। फिर ARTO कार्यालय द्वारा कमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां सहेजी जाएंगी। 3 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में RTO और ARTO को परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बीते ही दिनों इस आंदोलन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 9 करोड़ 71 लाख के कीमत की सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाया गया है। हालांकि इस दौरान विरोध की आशंका भी जताई जा रही थी, जिस वजह से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे सैटेलाइट और केबल को रिप्लेस कर रहा है इंटरनेट। एक समय था जब हर परिवार में मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन टीवी हुआ करता था, लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब ने भारत के अधिकतर परिवार के मनोरंजन का साधन ही बदल कर रख दिया है। आज से ठीक कुछ साल पहले तक लोग टीवी को सैटेलाइट या केबल कनेक्शन के जरिए देखते थे, लेकिन अब लोग टीवी को भी इंटरनेट से कनेक्ट करके ही देखते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें केबल और सैटेलाइट से भी ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट के जरिए मिल जाते हैं। ऐसे में अब वो समय दूर नहीं जब केबल और सैटेलाइट की जल्द ही छुट्टी हो जाएगी।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसको एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है संजीव मंत्री, ऑप्शन बी है श्रीमती ललिता, ऑप्शन सी है भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संजीव मंत्री। हाल ही में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किसकी शुरुआत की है? ऑप्शन ए है सीएम आवास सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन बी है सीएम एलिवेट कार्यक्रम, ऑप्शन सी है सीएम सुकन्या योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सीएम एलिवेट कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहां पर है? ऑप्शन ए है नरौर, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है 1999 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2005 में। इसका सही उत्तर है वर्ष 2003 में। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।